नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक से हम शुरू करने जा रहे हैं वो है राइट ऑक्यूपेशन, जहां पर हमने उस दिन ख़त्म किया था। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि हमें इनमें से कौन सा ऑक्यूपेशन चाहिए, तो इस विषय में हमने आपको बताया था कि धर्मशास्त्रों ने और धर्म सूत्रों ने इस विषय पर डिटेल से बात की है। और इसको समझने के लिए हमें उस समय के 4 वर्णा सिस्टम को भी समझना पड़ेगा जो उस समय एग्जिस्टेंस में थे, जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया। ब्राह्मणों का काम था टू स्टडी एंड टीच द वेदास, टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म sacrifices and get sacrifices performed, means sacrifice is the main thing, give and receive gifts। इस पर मैं आपको ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अब हम क्षत्रियास की बात करें तो इंगेज इन वॉरफेयर, युद्ध के मैदान में अपने लोगों को सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट पीपल, प्रोटेक्शन देना, टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड स्टडी ऑफ वेदास, ये सारी बातें हुई। गेट सेक्रीफाइसेस, परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट्स। वैश्यास स्पेशली बिजनेस एक्टिविटीज, जो आज भी वैश्य वर्ग के लोग करते हैं। शूद्रास सर्विंग द 3 हायर वर्णास, दैट डजंट मीन दे वर द स्लेव्स। स्लेव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में जब भारत पर बाहर से हमले शुरू होते हैं तब आता है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं हमारे प्रॉपर सोशल रूल्स। प्रॉपर सोशल रूल्स में एक सोर्स 7 है आपके यहाँ बेटा। इसमें आप एक कहानी पढ़ेंगे जो कि महाभारत के ही एक पर्व से ली गई है, द स्टोरी ऑफ एकलव्य। इसके बारे में आप सुना होगा कि एक बार द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण थे और जो कुरु प्रिंसेस यानी पांडवों और कौरवों को आर्चरी सिखाते थे। एकलव्य कौन है? एक फॉरेस्ट ड्वेलर है, जंगल में रहने वाला बंदा है। और वो जब वहां सीखने के लिए गया तो उन्होंने उसको नहीं सिखाया और ये कहा कि मैं सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को ही सिखाता हूं। और ये बात एकलव्य के दिमाग में बैठ गई तो उसने क्या किया कि उसे तो सीखना था, उसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना लिया और उनकी एक इमेज बनाई मिट्टी से, और उस इमेज को अपना गुरु मान करके उसने गेंड ग्रेट स्किल इन आर्चरी। उसने आर्चरी में बहुत बड़ी स्किल डेवलप की और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। एक बार क्या हुआ, सारे कुरु प्रिंसेस जो थे, जो अर्जुन के साथ के और मतलब पांडव और कौरव, ये दोनों हंटिंग के लिए गए गुरु द्रोणाचार्य के साथ में। इनके साथ एक कुत्ता भी था, देयर वॉज ए डॉग विद देम। और जब ये वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वो कुत्ता कहीं भटक जाता है, इनसे रास्ता छोड़ चला जाता है। वहां से भाग करके वो एक व्यक्ति के पास जाता है जो कि एकदम जंगल मिट्टी से सना हुआ है और थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जानवर की खाल पहन रखी है, और वो उसको देख के भौंकने लगता है। एंड दैट पर्सन वॉज नॉन अदर देन एकलव्य। एकलव्य उस कुत्ते को चुप कराने के लिए उसके मुंह में 7 एरोज शॉट करता है। 7 एरोज, कितने बेटा? 7 एरोज शॉट करता है और उसका मुंह बंद हो जाता है। ये कुत्ता वापस आता है द्रोण के पास तो द्रोण ये देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन को बड़ा दुख होता है क्योंकि अर्जुन ने एक बार द्रोणाचार्य से कहा था, द्रोणा वंस टोल्ड अर्जुना दैट ही वुड बी द बेस्ट वन एमंगस्ट हिज पीपल, कि इनके सारे जितने भी शिष्य हैं सब में वो सबसे बेहतर होगा। दैट ही वुड बी द बेस्ट वन एमंगस्ट हिज पीपल, सो ही आस्क्ड फॉर राइट थंब ऑफ एकलव्य। अर्जुन को अपने दिए वचन को पूरा करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि तुमने बहुत अच्छा सीखा है, लेकिन तुमने मुझे गुरु दक्षिणा तो दी ही नहीं। तो एकलव्य ने कहा, मांगिए गुरुदेव, क्या मांगते हैं? तो एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि गिव योर राइट थंब, अपना दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। एंड अनहेजिटिंगली ही कट इट ऑफ एंड ऑफर्ड टू हिम। 1 सेकेंड बिना देर लगाए एकलव्य ने अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट दिया और गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। दिस वॉज द एपेक्स ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग रिलेशनशिप। विवाद का विषय यह है कि जो गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने उसको एक दिन भी नहीं सिखाया, क्या दक्षिणा में अंगूठा मांग लेना ठीक था? क्या यह स्वार्थ नहीं था? यह विवाद का विषय है, इस पर हम आगे चल के चर्चा कर सकते हैं, है ना। बट देयर आफ्टर व्हेन ही शॉट विद हिज रिमेनिंग फिंगर्स ही वाज नो लॉन्गर एज फास्ट एज ही हैड बीन बिफोर। अब जब फिर से वो एरो चलाने लगा तो वो उतना एक्सपर्ट नहीं था जितना पहले था। Thus, द्रोणाचार्य kept his word, no one was better than अर्जुन। द्रोणाचार्य ने अपने वर्ड को रखा और ये प्रूफ कर दिया
कि कोई भी अर्जुन से बेहतर नहीं है। अब हम आते हैं बेटा अगली चीजों पे कि जो कहा जाता है केवल क्षत्रिय ही राजा बनते थे। तो हिस्ट्री में से बहुत सारे एग्जांपल हैं। हेडिंग 3.2 देखेंगे, नॉन क्षत्रिय किंग्स, मेनी रूलिंग लिनियज हैड डिफरेंट ओरिजिन। बहुत सारे राजा ऐसे हुए जो क्षत्रिय नहीं थे। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री इज द मौर्यास। उनका टीचर ब्राह्मण था, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का टीचर ब्राह्मण था। मौर्य शूद्र थे ब्राह्मण टेक्स्ट के हिसाब से, लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इनको क्षत्रिय कहा गया। और मौर्यों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एम्पायर स्टेब्लिश की वो चाणक्य की मदद से की, लेकिन मौर्य क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन अपनी वर्किंग के डीड की वजह से, डीड माने कार्य बेटा, इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद द शुंगास एंड द कण्वास। शुंगों में जो राजा हुआ पुष्यमित्र शुंग, जिसने लास्ट मौर्य किंग का मर्डर किया था। शुंग वर ब्राह्मण्स, कण्वास वर ब्राह्मण्स। क्यों इन्होंने मर्डर किया मौर्यों का, यह हम आगे चर्चा करेंगे। इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर मस्टर्ड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज एंड रियरली डिपेंडेंट ऑन बर्थ एज ए क्षत्रिय। इसका यह मतलब हुआ जो पॉलिटिकल पावर है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, नंबर 1 सपोर्ट ऑफ द पब्लिक एंड नंबर 2 रिसोर्सेज। फिर से हिस्ट्री की वही बात कि हिस्ट्री उसी के कंट्रोल में रहती है जिसके पास पावर होती है, जिसके पास रिसोर्स होते हैं। एंड रेयरली डिपेंडेंट ऑन बर्थ एज क्षत्रिय। इसका इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया है या ब्राह्मण के रूप में या शूद्र के रूप में। अगला पॉइंट देखिए, द शकास रिगार्डेड एज म्लेच्छास बाय ब्राह्मण्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। फिर शक राजाओं की बात करें जिन्होंने वेस्ट इंडिया में राज किया। वेस्ट इंडिया यानी आज का गुजरात, आज का महाराष्ट्र, आज का राजस्थान, यहां पर रहे, दैट इज वेस्टर्न इंडिया। दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये शक लोग हैं और सेंट्रल एशिया से आए और ब्राह्मणों ने म्लेच्छ कहा। आज भी घर में मम्मियां कह देती बड़ा मलिच्छ है, 4 दिन से नहाया नहीं है, यानी गंदे लोग, बारबेरियंस। दे आर कॉल्ड म्लेच्छास बाय ब्राह्मणास। दे आर ऑल्सो नॉन क्षत्रिय किंग्स because they came from outside. They were not fit in the system of brahmana, that brahman, kshatriya, vaishya and shudra. इसके बाद आता है रुद्र दामन। ये बेटा गलत लिख गया है, रुद्र दामन, एस नहीं आएगा, RUDRADAMAN, रुद्र दामन। he was also a Saka ruler। इसके बारे में आपने भी पीछे के पेजेस में पढ़ा कि he rebuilt सुदर्शना लेक, means powerful म्लेच्छा were familiar with the सांस्कृतिक tradition। इससे एक चीज और हम थोड़ा सा सेट कर सकते हैं बेटा कि जो म्लेच्छ बाहर से आए उन्होंने इंडिया की कल्चर को, इंडिया की क्लाइमेट को, इंडिया के लोगों को कहीं ना कहीं अपना लिया, या यहाँ के लोग उनसे इंटरमिंगल हो गए, यानी एक दूसरे से मिलजुल गए और उन्होंने यहाँ के लिटरेचर को स्टडी किया। इसलिए रुद्र दामन का एक शिलालेख मिलता है, एक इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें वो संस्कृत में सारी चीजें लिखता है। ठीक है, इसका मतलब रुद्र दामन भले सेंट्रल एशिया से आने वालों का वंशज था, लेकिन ही वेरी वेल न्यू अबाउट द संस्कृत। नाउ द नेक्स्ट, सातवाहना डायनेस्टी। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। साउथ में डेक्कन से लेकर के केरल, महाराष्ट्र, पूरा एरिया इनका था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी क्लेम्ड यूनिक ब्राह्मणा एंड ए डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रियास। ये अपने आप को बेहतरीन ब्राह्मण कहता है, यूनिक ब्राह्मण। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ये सातवाहन डायनेस्टी ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय नहीं है। आप देख रहे हो खुद ही ये यूनिक ब्राह्मण डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को। एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रियास, इसने क्षत्रियों के गर्व को चूर चूर कर दिया। जैसे कि एक बार परशुराम ने भी क्षत्रियों को 21 बार धरती से विहीन किया था। व्हाट डज इट मीन? क्या ये क्षत्रियों के दुश्मन थे? नहीं। उस समय के जितने भी राजा थे कहीं ना कहीं वो विदेशी शक्तियों का साथ देते थे। लिहाजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने अपनी मां का आशीर्वाद लेकर इन सब के प्राइड को चूर चूर कर दिया। He said no intermarriage amongst 4 वर्णास। इसने कहा 4 वर्णों में इंटरमिक्स्ड मैरिज नहीं हो सकती कि ब्राह्मण क्षत्रिय से कर ले, क्षत्रिय शूद्र से कर ले, नहीं। बट ही मेड मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रदामन। एक तरफ वो मना कर रहा है, लेकिन मैरिज अलायंस यानी विवाह की संधि किससे कर रहा है? रुद्रदामन के रिश्तेदारों से। रुद्रदामन कौन है? शक राजा है। ठीक है, ये वही है जिसने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड किया था। ठीक है, इस समय तक आते आते बेटा फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। कास्ट जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी और बहुत सारी जातियां डेवलप होने लगी। इसका भी विवाद है कि जातियां क्यों बनाई गई, जातियां ऐसे कैसे बन गई। लेकिन बेटा व्हेन यू स्टडी हिस्ट्री, आप एक तरफ से नहीं सोच सकते, आपको हर किसी के एंगल को समझना पड़ेगा। हिस्ट्री कभी भी वन साइडेड डिसाइड नहीं होती है। अगर आप वन साइडेड डिसाइड करते हो, इसका मतलब एक पर्टिकुलर थ्योरी से आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही है। सच एज हमारे फादर हमारे लिए हमेशा बेहतर होते हैं,
लेकिन क्या सोसाइटी में भी उनकी रिलायबिलिटी उतनी ही ज्यादा है? दैट डिपेंड्स। अब हम आते हैं अगली हेडिंग 3.3, जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। जातीज कॉम्प्लेक्सिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन अदर कैटेगरी कॉल्ड सोशल कैटेगरी। समाज में जो कैटेगरीज बनाई गई, जो वर्ग और श्रेणियां बनाए गए, उनमें जातीज की कॉम्प्लेक्सिटी को समझा जा सकता है। जातियों का निर्माण इसलिए भी हुआ कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे आए जो वर्णा सिस्टम में फिट नहीं हो रहे थे। वर्णा वर ओनली 4 बट देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातीज। वर्ण तो केवल 4 हैं और ये आज भी हैं बेटा। मैंने उस दिन आपको बताया था कि ब्राह्मण माने आज का साइंटिस्ट, टीचर, प्रोफेसर सारे, क्षत्रिय मतलब आज के पुलिस, आर्मी, ये सब, वैश्य मतलब आज जो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो लोग, ठीक है। लेकिन शूद्र मतलब जो आज भी हमारे घर में बहुत सारे लोग ऐसे, हो सकता है ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा ऐसा हो जो कुछ भी काम ना करना चाहता हो, पैसा कमाना ना चाहता हो, तो वर्णा सिस्टम में वो शूद्र में फिट होगा, ना कि जातियों में आएगा। नाउ द ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप्स, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। आप उनको वर्णा सिस्टम में कैसे रखेंगे? दोज हु आर लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निषादा, जैसे कि एकलव्य एक निषाद है, और वांटेड टू असाइन ए नेम टू ऑक्यूपेशन सच एज ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ। अब लोहार का काम कोई कर रहा है ब्लैक स्मिथ का, या सुनार का काम कोई कर रहा है गोल्ड स्मिथ का, आप उसको वर्णा सिस्टम में कहां रखेंगे? लिहाजा उनकी अपनी एक कैटेगरी डेवलप हो गई, दैट इज कॉल्ड जाति। जातीज शेयर्ड सेम ऑक्यूपेशन ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणी और गिल्ड। वो जातियां जो एक तरह का प्रोफेशन करती थी उनको हम श्रेणी या गिल्ड कह सकते हैं। एक तरह का प्रोफेशन, मान लीजिए सारे गोल्ड स्मिथ है और एक मोहल्ले में केवल गोल्ड स्मिथ की दुकानें हैं, तो वो तो जाति हो गई सुनारों की, और वो आपस में शादी के संबंध भी करने लगते हैं, लेकिन उनका पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? श्रेणी और गिल्ड। और बेटा आपको बता दूं, दिस इज नॉट ए स्मॉल इंस्टीट्यूशन, दिस इज ए वेरी बिग एंड वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, और ये सोसाइटी को प्रभावित करते हैं। श्रेणियों का एक मुखिया होता है, जैसे सारे सुनार है तो उनका एक मुखिया होगा, और वो मुखिया श्रेणी के लोगों के सारे अच्छे और बुरे कामों को देखेगा, बिजनेस को डील करेगा कि कोई भी रेट बढ़ा के ना बेचे, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करेगा, सब कुछ गिल्ड करती थी। एक गिल्ड के बारे में पता चलता है मंदसौर प्रशस्ति में। बेटा मंदसौर मध्य प्रदेश में, टुडे इट इज प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, और मंदसौर को यूएमपी का सबसे ज्यादा अफीम यानी ओपीआईयूएम ओपीएम डेवलप करने वाला जिला है। इसका एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिलता है 500 कॉमन एरा का, यानी कि आज से अगर हम बात करें तो 1500 साल पहले, दिस इज 2020, दिस इज 500, माइनस कर लीजिए 1500 साल पहले। इट रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ ए श्रेणी ऑफ सिल्क वीवर्स। इसमें हमें एक सिल्क वीवर्स की श्रेणी की हिस्ट्री मिलती है। श्रेणी वही, ऑर्गेनाइज्ड ऑक्यूपेशन, सेम ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ठीक है, सिल्क वीवर्स की, हु ओरिजिनली लिव्ड इन लता। लता इज ए प्लेस इन गुजरात एंड फ्रॉम देयर दे माइग्रेटेड टू मंदसौर, और मंदसौर को उस समय क्या कहते थे? दशापुर या दशपुर कह सकते हो आप। मंदसौर देन नोन एज दशपुर। दे फेस्ड डिफिकल्ट जर्नी with their children and kinfolk, children माने बच्चे, kinfolk माने रिश्तेदार, अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ वो लोग लता से कहां आ गए? दसपुर आ गए, और रास्ते में उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। एंड द ग्रेटनेस ऑफ लोकल किंग हु अलाउड देम टू सेटल इन हिज किंगडम, और जब ये दसपुर पहुंचे तो वहां का जो लोकल राजा था उसने इनको अलाउ किया कि प्लीज लिव विद अस टू सेटल इन हिज किंगडम। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि लोग उस समय भी माइग्रेशन करते थे। अगर आज आप यहां से दिल्ली पढ़ने जाते हो, बंबई पढ़ने जाते हो, पापा बहुत अच्छी पोस्ट में है तो फॉरेन पढ़ने चले जाते हो, इट मींस दिस इज ए माइग्रेशन। माइग्रेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हर कोई कहीं ना कहीं से माइग्रेट करता ही है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। तो मंदसौर प्रशस्ति हमें क्या बताती है? मंदसौर प्रशस्ति हमें बताती है सिल्क रिव्यूअर्स के बारे में, उनकी श्रेणी के बारे में, कैसे वो लता गुजरात से माइग्रेट होकर मंदसौर यानी उस समय के दशपुर पहुंचे, रास्ते में किन डिफिकल्टीज को फेस किया, राजा ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया और उनको अपने किंगडम में रहने की परमिशन दी। अब हम आते हैं बियॉन्ड द 4 वर्णास। बहुत से लोग थे जिनको 4 वर्णा में जो सेट नहीं हो पाए, तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया। अ पॉपुलेशन विच वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, वो लोग जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस नहीं थे, इन संस्कृत दे वर कॉल्ड ऑड, एनिमल लाइक, अनसिविलाइज्ड, बारबेरियन, कि मतलब वो हमारे जैसे नहीं है, दे आर ऑड, जानवरों के जैसे, एनिमल लाइक, अनसिविलाइज्ड, तमीज नहीं है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स को कह सकते हो आप, हंटिंग गैदरिंग करते थे, तो जाहिर सी बात है जो 4 ऑक्यूपेशन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं उसमें लोग फिट नहीं होते थे, दे आर बियॉन्ड द 4 वर्णास। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट को रख सकते हो, जो एक जगह रुकते नहीं थे, अपने जानवरों के साथ हमेशा मूवमेंट किया करते थे। हु कुड नॉट बी फिटेड इन सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, खेती करने वाला एक जगह रहता है, अपना गांव बना के रहता है, लेकिन जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट है मूवमेंट करते रहते हैं।
नॉन सांस्कृतिक पीपल वर कॉल्ड म्लेच्छास, जिन लोगों को संस्कृत का नॉलेज नहीं था, जो लोग फॉरेन कंट्री से यानी बाहर से आए थे, उनको क्या कहा गया? म्लेच्छा। इन्हीं में से एक कहानी मिलती है सोर्स 9 में, अ टाइगर लाइक हस्बैंड। इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इट्स ए समरी, ठीक है। जब देखेंगे कि जब पांडवा फ्लेड इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट गए, दे वर टायर्ड एंड फेल asleep, सो गए। ओनली भीमा द सेकंड पांडवा रेनाउंड फॉर हिज प्रोविस, वो अपनी बारी पे जाग रहा था, ही वॉज कीपिंग वॉच। अ मैन ईटिंग डेमन कॉल्ड द सेंट ऑफ द पांडवास, एक राक्षस था, उसका नाम था हिडिम, उसकी बहन का नाम था हिडिम्बा। दे वर मैन ईटिंग। तो वो लोग जो है वहां भीम के पास गया, उसने भीम को खाने की कोशिश की, भीम ने उससे युद्ध किया। हिडिम, दिस इज सोर्स 9 बेटा। भीम ने उसको युद्ध किया और हिडिम्बा को मार डाला। हिडिम्बा ने भीम को अपने हस्बैंड के रूप में मान लिया और उसने कहा कि मैं शादी तुम्ही से करूंगी, आई विल बी योर मैडन, मैं तुम्हारी शादी करूंगी। हिडिम्बा ने ये बात कुंती के सामने रखी, तो कुंती इस बात के लिए तैयार एकदम से नहीं हुई, लेकिन फिर युधिष्ठिर मान गए। लेकिन युधिष्ठिर ने एक शर्त रखी कि तुम मेरे भीम के साथ दिन में समय बिताओगी, ना कि रात में। किस बात का डर था युधिष्ठिर को? बिकॉज दे वर मैन ईटिंग। मैरिज लाइफ में रह रही है, क्या दिमाग खराब हो जाए, रात में उठ के मेरे भीम को खा डाले। लिहाजा वो लोग दिन में साथ रहते थे और रात में भीम अपने भाइयों के साथ रहते थे। भीम की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया, लेकिन हिडिम्बा ने एक पत्नी के सारे धर्म निभाए और इनसे जो बेटा घटोत्कच पैदा हुआ, उसने युद्ध में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं तो महाभारत युद्ध के रिजल्ट दूसरे होते। लेकिन ये लोग कौन है? दे आर डेमन्स, दोज हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट, दे आर नॉट फिट इन 4 वर्णा सिस्टम। गेट दैट? 4 वर्णा के अलावा कुछ सबऑर्डिनेशन भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। ब्राह्मणास कंसिडर्ड सम पीपल बीइंग आउटसाइड द सिस्टम व्हिच वाज अ शार्पर सोशल डिवाइड। कुछ लोगों को सिस्टम से बाहर रखा गया और कहा गया कि यह समाज का एक सोशल डिवाइड है। अनटचेबल्स माना गया, पॉल्यूटिंग वर्क एज हैंडलिंग कॉर्प्सेस एंड डेड एनिमल्स, ठीक है, उनको अछूत कहा गया। ये पॉल्यूटिंग वर्क करेंगे, जैसे कि लाशों को जलाएंगे या दफनाएंगे, डेड एनिमल्स से पहने हुए कपड़े पहनेंगे, लोहे के क्या बोलेंगे उसको, जेवर पहनेंगे, कड़ा पहनेंगे, एंगल पहनेंगे। अब ये थोड़ा सा चर्चा का विषय है कि इनको अनटचेबल्स क्यों कहा गया, है ना। इसके बाद आते हैं अनटचेबल्स में एक चीज आती है चांडाल। हु आर द चांडालास? अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द ड्यूटीज ऑफ द चांडालास। उससे पहले हम समझ लें कि हु आर द चांडालास। चांडाल वो है जब कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है और उससे जो बच्चा पैदा होता है वो चांडाल है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय में शादी हो जाए, क्षत्रिय शूद्र में हो जाए, ब्राह्मण शूद्र में हो जाए, वैश्य शूद्र में हो जाए, वैश्य ब्राह्मण में हो जाए, तो उसे हम चांडाल कहेंगे। और इन लोगों को कह दिया गया देवर द ड्यूटीज ऑफ द चांडालास लिव्ड आउटसाइड द सिटी। शहर के बाहर रहोगे। यूज्ड डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, जिन बर्तनों को लोग रिजेक्ट कर देंगे उन बर्तनों का इस्तेमाल करोगे। वेयर WEAR, मिसप्रिंट है बेटा, WEAR, वियर द क्लोथ्स ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन। लोहे के ऑर्नामेंट्स पहनोगे और जो डेड बॉडी में जो कपड़े मिलते हैं वो कपड़े पहनोगे। दे कुड नॉट एंटर द विलेज और सिटी एट नाइट, वो गांव या शहर में रात में घुस नहीं सकते। चाइना के एक बुद्धिस्ट मॉन्क आए फाजियान 5th सेंचुरी में, हिंदी में फाहियान भी कहते हैं, और ये अनटचेबल्स साउंड ए क्लैपर इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। कि अनटचेबल जब शहर के अंदर आएंगे तो गली में क्लैपर बजाते हुए आएंगे ताकि लोग इनको देखने से बचें, क्योंकि देखने से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। फिर दूसरा एक 7th सेंचुरी में 200 साल के बाद में एक दूसरा बुद्धिस्ट पिलग्रिम यहाँ पे आता है, उसका नाम है जुआन जैंग, जिसे व्हेल सांग भी कहा जाता है। ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था बेटा। स्कैवेंजर्स एंड एग्जीक्यूशनर्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। स्कैवेंजर्स जो दूसरों के खाने पर पले, एग्जीक्यूशनर जो लोगों की डेड बॉडी को दफनाते हैं या उनके साथ ऐसा करते हैं, दे वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। ये शहर के बाहर रहेंगे, इसके लिए इनको बाध्य किया जाता है। अब इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करने की जरूरत है। ऐसा क्यों हुआ कि चांडाल नाम की कैटेगरी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में बनाने की जरूरत पड़ी? हमें दोनों तरह से सोचना चाहिए। एक तरीका तो यह है कि उन लोगों ने जातियों में ऐसी जातियों को भी शामिल किया जिनका समाज में अस्तित्व ना के बराबर था, दे वर जीरो इन द सोसाइटी। और एक इसका थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि समाज में इंटर कास्ट क्लैश ना बढ़े, लोगों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी ना हो, तो अगर इस तरह की मैरिजेस और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों को हम किसी तरीके से सोशली पनिश करें तो हो सकता है आने वाले समय में ज्यादा गड़बड़ियां सोसाइटी में ना हो। यह भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये थे, दिस इज द रियलिटी।
यही मैं कहता हूं, हिस्ट्री को आप अपने पैरामीटर पे चेक करिए, दूसरे के कहने से मत मानिए, उस समय की सिचुएशन में अपने आप को ढालिए और देखिए अगर ऐसा होता तो क्या होता। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, आप सोसाइटी में जो समस्याएं फेस कर रहे हैं पर्सनली, स्टेट लेवल, कंट्री लेवल, आप उसके रिजल्ट्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सोर्स 10 में बेटा एक स्टोरी है, द बोधिसत्ता एज ए चांडाला। एक चांडाल है, बोधिसत्व बन गया। मातंग जातक, एक जातक टेल्स मोर देन 500 स्टोरीज ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में 500 से ज्यादा कहानियां जो लिखी गई हैं, देवर कॉल्ड जातक टेल्स। उसमें से एक है मातंग जातक। मातंग एक चांडाल है। वो बोधिसत्ता was born outside the city of Banaras and his son named Matanga. One day when he had gone to the city on some work, एक दिन मातंग शहर गया किसी काम से, and he encountered दित्थ मांगलिका, the daughter of a merchant. और वहां पर उसका सामना दित्थ मांगलिका से हुआ, जो एक बहुत बड़े मर्चेंट यानी व्यापारी की बेटी थी। जब उसने उसको देखा तो उसको लगा कि मैंने कुछ अपवित्र देख लिया है, और उसने अपनी आंखों को धोया। द एंग्री हैंगर्स ऑन देम बीटेड हिम अप। उसके बाद मातंग की बहुत पिटाई हुई। इन प्रोटेस्ट ही वेंट एंड ले डाउन एट द डोर ऑफ हर फादर्स हाउस। विरोध करने के लिए मातंग जाके उसके पिता के दरवाजे पर लेट गया और कई दिनों तक लेटा रहा। आखिरी में परेशान होकर उसने अपनी बेटी ही दे दी मातंग को कि जाओ इसको ले जाओ, लेकिन यहां से जाओ, मेरे सामने मत पड़ो। इन्हीं से इनका एक बेटा हुआ, हु वाज कॉल्ड मांडव्य कुमारा। बेटा सोर्स 10 है, और वो ऐसा व्यक्ति था जिसने वेद पढ़े और लगभग 16,000 ब्राह्मण्स को डेली खाना खिलाता था। कौन? मांडव्य कुमार। लेकिन एक दिन उसका पिता उसके पास आया, उसके कपड़े फटे हुए थे, और उसने अपने पिता को नहीं पहचाना बल्कि बेइज्जत कर दिया कि यह खाना केवल ब्राह्मणों के लिए है। उसके पिता उसके वहां से चले गए। मां आई, मांडव्य ने सारी कहानी अपनी मां दित्थ मांगलिका को सुनाई। वो समझ गई, बोली वो तुम्हारे पिता हैं, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुके थे। When Dittha Mangalika learnt about the incident, she followed Matanga and begged his forgiveness. He asked her to take a bit of the leftover from his bowl and give it to Mandavya and the Brahmanas. तो मेरे बाउल से कुछ ले लो और जाके ब्राह्मणों को और मांडव्य को दे देना। ये स्टोरी क्या बताती है कि उस समय भी आप चांडाल भी हो, लेकिन आप अपने सही कामों से सही जगह पर पहुंच सकते हैं। दित्थ मांगलिका व्यापारी की बेटी थी, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। मांडव्य भी पैसे वाला हो गया था, जो उसका बेटा था, और उसके बाद रोज 16,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाता था, जो कि एक छोटी बात नहीं है। स्टोरी ये कहती है कि कोई भी किसी जाति का हो, अगर एक बार वो पैसे से, अर्थ से मजबूत हो जाता है तो सोसाइटी में उसका स्टेटस बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं फिर वो अपने ही साथ के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्स एंड स्टेटस। बियॉन्ड बर्थ, all kind of social actors such as slaves, hunters, laborers, pastoralists, merchant, kings, etc. emerged as social actors in subcontinent. First of all, these are the social actors each and everywhere. भारत में आज भी ये सारे सोशल फैक्टर्स मिलते हैं, केवल स्लेव्स और किंग्स को छोड़कर। स्लेव्स का डायमेंशन बदल गया है, किंग्स का भी डायमेंशन बदल गया। आज डेमोक्रेटिक तरीके से जो चुन के आता है वो राजा कह सकते हो, और स्लेव्स का मतलब है जो दूसरों के यहाँ 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, उसे आप स्लेव्स कह सकते हो। जिस शब्द में नौकरी लग जाता है उसे आप स्लेव्स कह सकते हो। एक्सप्लॉइटेशन तो आज भी होता है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मतलब आज का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सोशल पोजीशन इज शेप्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सेस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति की जो सोशल पोजीशन है वो उसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर एक्सेस के थ्रू शेप होती है। आप धीरू भाई अंबानी हो जाइए, आपकी सोशल पोजीशन बहुत हाई हो जाएगी। आप मेरे जैसे शिक्षक हो जाइए, ना बहुत ज्यादा नीचे होगी ना बहुत ज्यादा ऊपर होगी, समाज में काफी लोग सम्मान भी करेंगे। तो सोशल पोजीशन अगर आपको अपनी सही करनी है तो जाति व्यवस्था के दायरे में न बंद करके हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर अपनी पकड़ मजबूत करें, उसके लिए मेहनत करें। वी विल डिस्कस सम सर्टेन कंडीशंस। जेंडर्ड एक्सेस प्रॉपर्टी। दुर्योधना इनवाइटेड युधिष्ठिरा फॉर गेम ऑफ डाइस, कि कैसे जेंडर्ड एक्सेस होती है प्रॉपर्टी पर। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को डाइस के गेम के लिए, चौपड़ खेलने के लिए बुलवाया। दुर्योधन की तरफ से क्या बोलते हैं, शकुनी ने चौपड़ खेली। दुर्योधन ने सब कुछ दांव पे लगा के जीत लिया। His staked his gold. His means Yudhishthira's gold, elephant, slaves, chariots, chariots माने रथ, army, treasury माने खजाना,
किंगडम, हिज प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट्स, जनता की भी प्रॉपर्टी ले ली, हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाई भी हार गए, हिमसेल्फ, खुद को भी हार गए, एंड हिज कॉमन वाइफ द्रौपदी, और उनकी जो कॉमन वाइफ द्रौपदी थी उसको भी हार गए। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट इज डिवाइडेड इनटू ऑल सन्स विद ग्रेट शेयर टू एल्डर ब्रदर। ठीक है, यानी पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो सारे बच्चों में बराबर बांट दी जाती है, बड़े बेटे को सबसे ज्यादा मिलता है, एंड वुमेन कुड नॉट गेट एनी शेयर, महिलाओं को कोई शेयर नहीं मिलता। दे कुड टेक स्त्री धना, दे कुड टेक स्त्री धना, इसके लिए बेटा सोर्स 12 आपको पढ़ना है, जिसमें एकदम डिटेल में बताया गया कि स्त्री धन क्या है और पुरुष धन क्या है। स्त्री धन है विच कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन एंड ओकेजन ऑफ देयर मैरिज। महिला को शादी के समय जितना भी दहेज में अपनी मां की तरफ से अपने लिए सामान मिलता है, जो आज हम जानते हैं, जैसे कि जब बेटी की शादी हो रही है तो मां उसको अपनी तरफ से काफी ज्वेलरी देती है, कैश पैसे देती है, ठीक है, उस पर डायरेक्ट महिला का कंट्रोल होता है, और वो उस महिला की अपनी निजी संपत्ति होती है। दैट कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, बाद में उस महिला के ना रहने पर उसके बच्चों को वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। मनुस्मृति वार्न वुमेन, मनुस्मृति महिलाओं को चेतावनी देती है दैट नेवर ट्राइड टू कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड, कभी भी अपने हस्बैंड की अनुमति के बिना प्रॉपर्टी को टेक ओवर करने की कोशिश मत करो। वेल्दी वुमेन, प्रभावती गुप्ता मीन्स इन हायर सोसाइटीज, प्रभावती गुप्ता के बारे में हम आप पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने दांगुना विलेज एक ब्राह्मण आचार्य चनाल स्वामिन को दान कर दिया था, और वहां से होने वाली हर तरह की इनकम पर आचार्य चनाल स्वामिन का कंट्रोल था। हायर सोसाइटीज में महिलाओं को यह अधिकार थे कि दे वर अलाउड टू एक्सेस एंड कंट्रोल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी उनके नाम होती थी, वो उसको कंट्रोल करते थे, अपने तरीके से रख सकते थे। लैंड, कैटल एंड मनी ऑल्सो जनरली कंट्रोल्ड बाय मेन, सब कुछ महिलाओं का होता था, लेकिन उस पर पुरुषों का ही अधिकार होता था। ठीक है, काम बात को समझ में नहीं आई, इसका यह मतलब है कि मैंने अपनी बेटी के नाम एक बड़ी सी कार ले ली है, लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो बेटी मेरे ही पास आएगी कि पापा इसको सही करवा दीजिए, है ना। तो दैट वाज कंट्रोल्ड बाय मेन, बट द ऑनर इज दैट वुमन। अगर वो कहे कि पापा मुझे गाड़ी नहीं रखनी, मुझे गाड़ी बेचनी है, तो उसमें बेटी की परमिशन चाहिए ही चाहिए। Varna and access to the property. This depend on 4 Varna system where Shudras were given the work of service of all the 3 Varnas. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। Comparatively, Brahmanas and Kshatriyas would have been rich. लगता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय पैसे वाले रहे होंगे। A description about poor Brahmana was also found. कुछ जगहों पर यह भी पता चला दरिद्र ब्राह्मण थे, जैसे कृष्ण सुदामा में आप देख सकते हैं, दोनों मित्र हैं, कृष्ण द्वारका के राजा हैं और सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण है। Buddhist also explained about that and rejected the idea of claim to status on the basis of birth. बुद्धिस्ट जो ग्रंथ हुए, बौद्धों ने जो ग्रंथ लिखे, उसमें भी इस बात को रिजेक्ट किया गया है कि बर्थ के आधार पर किसी के पास इतना पैसा होना चाहिए। अब हम आते हैं सोर्स 13 पर बेटा, द वेल्दी शूद्रा, द स्टोरी गिवन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट अबाउट ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय एंड अदर स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। यहां पर जब हम देखेंगे तो अवंती पुत्र जो राजा है वो आस्क कच्छना, वो कच्छना से पूछता है what he thought about Brahmana who held that they were the best caste and that all other caste were low. तुम्हारा ब्राह्मणों के बारे में क्या कहना है जो कहते हैं कि वो श्रेष्ठ जाति है, दूसरे लोग उससे नीचे हैं। That Brahmanas were a fair caste, वो fair caste हैं, while other caste were dark, दूसरे काले हैं। That only Brahmanas were pure and not non-Brahmanas, केवल ब्राह्मण प्योर हैं, बाकी प्योर नहीं है। That Brahmanas were son of Brahma, ब्राह्मण अपने आप को ब्रह्मा का पुत्र कहते हैं, उनके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। Born of Brahma, फाउंड बाय ब्रह्मा, हेयर्स टू ब्रह्मा, और ब्रह्मा के वंशज हैं। कंचना रिप्लाइड, व्हाट इफ ए शूद्रा वर वेल्दी, अगर एक शूद्र पैसे वाला हो, वुड एनदर शूद्रा, दूसरा भी हो, और एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मणा और एक वैश्य स्पीक पोलाइटली टू हिम, तो उससे पोलाइटली बोलना चाहिए। मतलब पैसे के हिसाब से किसी का निपटारा ना हो, बल्कि उसके सोशल स्टेटस को, उसकी इकोनॉमिक प्रोसेस सेट करती है। वेल्थ को शेयर करने के लिए अल्टरनेटिव सोशल सिनारियो की अगर हम बात करें बेटे, वी हैव बीन एग्जामिनिंग सिचुएशंस वेयर पीपल वर गिवन स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ। कई जगहों पर हम देखेंगे कि लोगों के पास पैसा आ गया, उनका सोशल स्टेटस डिसाइड हो गया, उनका सोशल स्टेटस डिसाइड हो गया। आज का उदाहरण लीजिए, रामविलास पासवान एससी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन राज्य के मंत्री हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन उन्होंने अपने सोशल स्टेटस को इतना अपग्रेड कर लिया है, वेल्थ को इतना अपग्रेड कर लिया है कि सोसाइटी में उनको इज्जत मिलती है, और वो कोई ये नहीं कह सकता कि ये एससी हैं इसलिए इनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मींस सोशल स्टेटस डायरेक्ट डिपेंड टू योर इकोनॉमिक सिचुएशन।
इन एंशिएंट तमिलकम, तमिलकम मींस आज का आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र, अ लॉट ऑफ chiefdoms अराउंड 2000 years ago, आज से 2000 साल पहले, यानी जीरो, जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ, तमिलकम में बहुत सारे chiefdoms थे। जैसे किंगडम्स होता है वैसे chiefdom होता है। दे दी अर्गो पैटर्न्स ऑफ बार्ड्स, ये कवियों को संरक्षण देते थे, अपने राज्य में अपनी सभाओं में रखते थे, एंड पोइट्स को भी, हु सैंग देयर प्रेज एंड द पोएम्स, और उनको उनकी प्रशंसा में ये पोइट और बार्ड गाते थे। इल्यूमिनेट सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, और इन कविताओं में उनके सामाजिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है। और इससे हम ये जानते हैं, सजेस्टिंग डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, कि रिच और पुअर में डिफरेंसेस थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, रिच एंड पुअर में हमेशा डिफरेंसेस थे, हैं और रहेंगे, एंड नोबडी कैन स्टॉप दिस। दिस इज द ऑन ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। Those who controlled resources were also expected to share them. जो लोग रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो इसको शेयर करें, और शेयर करने के बाद लोगों में प्रेम से रहें। उस समय बहुत सारे लोग दान पुण्य करते थे, कोई आज नई बात नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कोरोना का कहर है, और लोग अपनी जेब से जितना पैसा दे सकते हैं, जिस क्षमता में है वो दे रहे हैं, सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं और देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं बात सोर्स 14 में, द पुअर जेनरस थीफ, इस थीफ के बारे में कि पुअर है लेकिन जेनरस यानी बहुत अच्छा है। बार्ड इज सेइंग अबाउट हिम, बार्ड उसके बारे में बोल रहा है। इट इज नॉट थीफ बेटा, इट इज चीफ, गलत मिसप्लेट हो गया, सी लिखना था टी लिख गया, CHIEF। गरीब है लेकिन अपने लोगों के लिए सुनता है, ठीक है। इफ वी रिक्वेस्ट हिम शोइंग हिम our ribs, then with hunger he will go to the blacksmith of his village and will say to that man of powerful hands, shape me a long spear for war, one that had a single blade. अगर उसके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अपनी हड्डियां दिखाता है कि खाने के लिए नहीं है, तो वो चीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता, ब्लैक स्मिथ के यहाँ जाता है, उससे एक बढ़िया सा स्पेयर यानी भाला बनवाता है और बोलता है कि अब कुछ करके भी अपने लोगों का पेट में भरूंगा। ये उस समय की भावना है। एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, a social contract. Buddhists developed an alternative understanding of social inequalities. बुद्धिस्ट ने जो सोशल इनइक्वलिटीज थी उनके बारे में अपनी एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। थोड़ा मिसप्लेस हो गई ये जगह, अल्टरनेटिव के बाद स्पेस आएगा, देन अंडरस्टैंडिंग है बेटा। अकॉर्डिंग टू सुत्त पिटक, ऑल लिविंग बीइंग लिव्ड इन एन आइडियलिक स्टेज ऑफ पीस, दे टेक फ्रॉम द नेचर व्हाट दे नीड। जनरली सुत्त पिटक कहता है, सुत्त पिटक को जान लीजिए बेटा, गौतम बुद्ध के 3 पिटक हैं। पिटक इज ए पाली वर्ड, पिटका इज ए पाली वर्ड, और इसमें 3 पिटक हैं। पिटक माने पिटारा, जो सांप को रखने का पिटारा होता है, इसको पाली लैंग्वेज में पिटक कहते हैं। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। तो सुत्त पिटक में लाइव चीजों के बारे में बताया गया है, विनय पिटक में बुद्ध धर्म में जाने के नियम कायदे हैं, और अभिधम पिटक में बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। ये संसार क्यों है, कैसे, वो सवाल जिनके जवाब नॉर्मल लोगों के लिए देना काफी मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि हर जिंदा व्यक्ति, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो हम लोग एक आइडियलिक स्टेज में रहते हैं और नेचर से बस उतना ही लेते हैं जितना हमें जरूरत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रोसेस के तहत जब पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, अ ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन हैपन, धीरे धीरे हम पतन की तरफ बढ़ते हैं। डिटीरियोरेट माने किसी चीज का धीरे धीरे कम होना, हैपेंड इन ह्यूमन, और ह्यूमन में वो ह्यूमैनिटी खत्म होती है। क्यों खत्म होती है? बिकॉज ऑफ ग्रीडी, विंडिक्टिव एंड डिसीटफुल नेचर। आदमी लालची हो जाता है, धोखेबाज हो जाता है, और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहता है। दिस लेड टू देम वंडर, और इससे मानव का स्वभाव एकदम वंडरस तरीके से बदलता है। वी शुड सेलेक्ट ए चीफ, हमने अपना एक मुखिया चुनना होता है। फॉर दैट वी विल गिव हिम अ प्रोपोर्शन ऑफ राइस, उसके लिए जो अनाज हम पैदा करते हैं, जो राइस हम पैदा करते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा उसको देते हैं। एंड कॉल्ड हिम महासामंत, पाली लैंग्वेज में महासामंता, कि हम भाई तुमको अपना राजा बना रहे हैं, अपना मुखिया बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो लोगों के अंदर लालच आ जाता है, जो धोखेबाजी आ जाती है, तुम हम सब लोगों को कंट्रोल करोगे। चूंकि तुम कुछ ना करके सिर्फ हमको कंट्रोल करोगे, लिहाजा हम तुम्हें एक शेयर देंगे ताकि तुम भी भूखे ना मरो और सोसाइटी के सिस्टम को मेंटेन रख सको। बुद्धिस्ट टेस्ट की लास्ट लाइन बेटा बहुत ध्यान से देखिए, इट मींस ऑल द इंस्टीट्यूशंस हैव बीन मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, हर चीज ह्यूमंस ने बनाई है। दे कुड ऑल्सो चेंज इट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर दे कुड ऑल्सो चेंज इट।
अगर हमें लगे कि ये इंस्टीट्यूशन ह्यूमन सोसाइटी की जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है तो आने वाले समय में हम इसको बदल सकते हैं। जैसे कि मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति वो लॉ बुक है, वो धर्मशास्त्र है जो गुप्तों के समय में या उसके पहले लिखा गया ताकि सोसाइटी में एक नियम कायदे कानून से चलने वाली व्यवस्था हो, और उस समय के लोग उसको फॉलो करते थे। लेकिन आने वाले समय में जब 1930s 1947 आता है तो हमारे देश में एससी और एसटी की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है, उनका इतना एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो ये लगने लगता है कि मनुस्मृति जैसी किताबें अब इंडियन सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती हैं। लिहाजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके लिए एक नया लॉ फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आज हम मनुस्मृति के हिसाब से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से गवर्न होते हैं। इसका यह मतलब है कि आने वाले 100 साल के बाद हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हिंदुस्तान की जरूरतों को पूरा ना कर पाए, और हो सकता है इसको बदल के एक नया संविधान लाने की जरूरत पड़े, और 200 साल बाद यह पढ़ाया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो बिल्कुल गलत था, और वो उस गलत नहीं था, वो समय के परिप्रेक्ष्य में सही था। लेकिन आने वाले समय में जब वो पब्लिक डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा तो अंबेडकर के जैसा ही दूसरा व्यक्ति आएगा, वो एक नई लॉ बुक बनाएगा और हमारा देश उस लॉ बुक के हिसाब से चलेगा। इट मीन्स, अगेन आई रिपीट द लास्ट लाइन, इट मीन्स all the institutions have been made by human beings, they could also change it in future. I hope you got the point. Now the handling text. Historians and the Mahabharata. Historians considered several elements regarding languages like Pali, Prakrit, Sanskrit. जब historians ने महाभारत को पढ़ा तो उन्होंने कई भाषाओं को स्टडी किया। काइंड ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट किस तरीके का है, मंत्रा चैंटेड बाय स्पेसिफिक ग्रुप्स और नॉट, जो मंत्र इसमें दिए गए हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा या कुछ ग्रुप्स के द्वारा प्रॉपर चैंट किए जाते थे या नहीं किए जाते थे। हिस्टोरियंस ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर। दिस इज नॉट इफ बेटा, दिस इज ऑफ द ऑथर, मतलब पर्सपेक्टिव क्या था ऑथर्स का, लिखने वाले वेद व्यास क्या सोच के महाभारत लिख दी, व्हाट वाज द मैसेज। हिस्टोरियंस इस मैसेज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज एंड कंटेंट, सिंपलर संस्कृत वाज यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ द वेदास। वेदों के हिसाब से काफी सरल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, संस्कृत ही है लेकिन सरल है। हिस्टोरियंस क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट इन 2 ब्रॉड हेड्स। इतिहासकार इस पूरे इतिहास महाभारत को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 पार्ट है द स्टोरीज और नैरेटिव्स। इस पूरी चैप्टर में आप देखोगे कई जगह पे हिडिंबा की कहानी, एकलव्य की कहानी, दैट इज स्टोरीज और नैरेटिव। नैरेटिव मीन्स व्हाट वी वांट टू मेक अंडरस्टैंड अदर्स, हम दूसरों को क्या समझाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड द सेकंड वन इज प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स कॉल्ड डायडेक्टिक। सोशल नॉर्म्स क्या हैं उनके बारे में बताते हैं। शादी का सिस्टम क्या है, 8 तरीके की शादी है, 4 उसके टाइप्स हैं, ये सब क्या है, दिस इज प्रिस्क्रिप्शंस। टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज इतिहासा इन अर्ली संस्कृतिक ट्रेडिशन। शुरुआती समय में संस्कृत में इस टेक्स्ट को, महाभारत को हमने इतिहास कहा। इतिहास का मतलब होता है दस इट वाज, यस एग्जैक्टली ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, इतिहास, दस इट वाज इट ए रियल स्टोरी, रियल हिस्ट्री, क्या ये रियल हिस्ट्री है, इसमें दी गई हिस्ट्री इवेंट्स घटनाएं सेम रियल है। हिस्टोरियंस आर नॉट इन सेम व्यू, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ कहानियां हैं, गप्पे हैं, कुछ लोग कहते हैं हो सकता है क्योंकि हमें इस तरह की चीजें मिली हैं। इट मे बी नैरेटिव बट एविडेंट एनफ टू अंडरस्टैंड सोशल एंड किन रिलेशनशिप। हो सकता है ये सिर्फ नैरेटिव हो लेकिन ये काफी एविडेंट, काफी जरूरी है, काफी पर्याप्त है उस समय की सामाजिक और रिश्तेदारी को समझने के लिए। द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल्स, हमें छोटे छोटे युद्धों के बारे में खूब सारी जानकारी मिलती है। फॉरेस्ट के बारे में मिलती है, एकलव्य कहाँ का है, फॉरेस्ट का है। प्लेसेस के बारे में मिलती है, सेटलमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है। 1951-52 में एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए बेटे, उनका नाम था डॉक्टर बीबी लाल। ही एक्सकेवेटेड विलेज नेम्ड हस्तिनापुरा इन मेरठ। आज का जो मेरठ है, जो 10 मई 1857 के इतिहास की पहली लड़ाई लड़ने वाला जिला है, वहां पर एक हस्तिनापुर नाम का गांव की खोज की गई जिसको डॉक्टर बीबी लाल ने खोजा, और ये माना जाता है दिस इज द एरिया ऑफ कुरु किंगडम, कुरु राज्य जिनके वंशजों में युद्ध हुआ। इट मे बी द कैपिटल ऑफ कुरु किंगडम, हो सकता है ये कुरु राज्य की राजधानी रही हो। लाल, बीबी लाल फाउंड एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स इन विच सेकंड एंड थर्ड आर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अस।
5 वहां पर काम धंधों के लेवल मिले हैं, जिनमें दूसरा और तीसरा हमारे मतलब का है। लाल फाउंड हाउसेज ऑफ 12th सेंचुरी बीसी। लाल को वहां पर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के घर मिलते हैं। 12th सेंचुरी बीसी का मतलब 1200 बीसीई, सेंचुरी लगते ही 00 लगा लीजिए बेटा। 12th सेंचुरी मींस 1200 यानी 1200 बीसीई। बीसीई का मतलब अभी के 2000 और उधर के 1200, आज से 3200 साल पहले के हाउसेज मिलते हैं। क्या खासियत है उन हाउसेज की? नो डेफिनेट प्लान्स, कोई प्लान नहीं है, बट वॉल्स हैं। वॉल्स किसकी बनी है? मड की बनी है, मड ब्रिक्स की बनी है। रीड वॉल्स प्लास्टर्ड ओवर मड। रीड एक तरह की घास होती है बेटे, और जो घास है इसको मड में मिक्स करके घास वाली दीवारें मिट्टी में सेट करके बनाई गई हैं। बहुत सारे सोकेज जार्स मिले हैं जो पानी को सोख लेते हैं। एंड ब्रिक्स ड्रेन्स वर फाउंड, और कच्ची ईंटों की बनी हुई नालियां मिली हैं। दे वर यूज्ड फॉर ड्रेनिंग आउट रिफ्यूज वाटर। रिफ्यूज वाटर मतलब घर में जो डोमेस्टिक यूज में जो वाटर हम यूज करते हैं वो खराब हो जाता है, किसी काम का नहीं होता, उसको बाहर ले जाने के लिए ब्रिक ड्रेन्स पाई गई हैं। टेराकोटा के बने हुए रिंग वेल्स मिले हैं, गोल कुएं मिले हैं। इनका दो तरह से इस्तेमाल होता था, यूज्ड एज वेल्स एंड ड्रेनेज पिट्स। यानी ये लोग पानी नदियों में नहीं छोड़ते थे, जैसे आज के सीवर सिस्टम में शहरों में पानी नदियों में जोड़ दिया जाता है ताकि सारा गंदा पानी नदियों में जाके मिल जाए। टेराकोटा के रिंग वेल्स मिले हैं। टेराकोटा में आपको बता चुका हूं, यूज्ड एज वेल्स, इनका कुओं के रूप में भी इस्तेमाल होता था और डंप एरिया के रूप में यानी ड्रेनेज पिट्स के रूप में भी इस्तेमाल, घरों का सारा पानी कुएं में इकट्ठा हो जाएगा। सोर्स 16 में हम आते हैं, द्रौपदी की मैरिज की बात करते हैं। द्रौपदी की मैरिज कहां हो रही है? द्रौपदी की मैरिज हो रही है एक स्वयंवर में। उस स्वयंवर में क्या हो रहा है? बहुत सारे राजा आ रहे हैं और मछली की आंख में निशाना लगाना है, वो भी नीचे पानी में उसकी परछाई देख करके। अर्जुन मछली की आंख को शॉट करते हैं, अर्जुन का विवाह हो जाता है, द्रौपदी उनको हार पहना देती है। अर्जुन वाज गारलैंडेड। पांडवास केम बैक, पांडव वापस आते हैं और कुंती को बताते हैं कि माँ आज हम कुछ लेकर आए हैं। एज यूजुअल माँ को पता नहीं होता कि कोई लड़की लेकर के आए हैं, वो सोचती कुछ सामान है। दैट दे हैड समथिंग टू शो। कुंती बिना कुछ जाने समझे बोल देती है, शी सेड व्हाटएवर यू हैड शेयर ऑल ऑफ यू, जो भी तुम्हारे पास है आपस में बांट लो। पांचों पांडवों की वो पत्नी बन जाती है। द्रुपद जो कि पिता हैं द्रौपदी के, दे प्रोटेस्टेड, वो विरोध करते हैं, कैसे कैसे हो सकता है मेरी बेटी 5 लोगों की वाइफ बन जाएगी। व्यास कहते हैं पांडवा वर इनकारनेशन ऑफ इंद्र, पांडव भगवान इंद्र के मतलब अवतार हैं, ये पांचों पांडव इंद्र का ही अंश है, तो ये 5 नहीं है, ये 1 है। एंड दैट वाज ए डेस्टिनी, एक दूसरी स्टोरी है, दैट वाज ए डेस्टिनी। अ वुमन 5 टाइम्स प्रेड लॉर्ड शिवा फॉर ए हस्बैंड। एक महिला ने पिछले जन्म में 5 बार भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वर मांगा कि उन्हें एक फाइन हस्बैंड मिले, और उसी औरत का बाद में द्रौपदी के रूप में जन्म हुआ और द्रौपदी को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, ये पांचों चूंकि इंद्र के अवतार हैं इसलिए ये एक ही हैं, तुमने 5 बार प्रेयर की इसलिए तुम्हें पांचों की पत्नी बनके रहना पड़ेगा। इस बात को हम एनालाइज कर सकते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऋषि व्यास उस समय के माने हुए व्यक्ति थे। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, अगर आज के कास्ट सिस्टम में होते तो महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत लिख दिया वो एससी थे, तो पुराने जमाने में इतना भी बुरा दृश्य नहीं था जितना आज हमें बताने की कोशिश की जाती है। महाभारत इज ए डायनामिक टेक्स्ट। द ग्रोथ ऑफ द महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द सांस्कृतिक वर्जन। महाभारत की ग्रोथ सांस्कृतिक वर्जन के थ्रू रुकती नहीं है, और इसका कारण यह है कि महाभारत समय समय पर काफी एवर चेंज रहा है। भारत में हिंदू संस्कृति के जितने भी बुक्स हैं उसमें काफी चेंजेस समय समय पर हुए, लेकिन दुनिया के दूसरे धर्मों में चेंजेस की परमिशन ही नहीं है। आप अपने यहाँ के टेक्स्ट में किसी से डिबेट कर सकते हो कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया, रामायण में ऐसा क्या हुआ, आप डिबेट कर सकते हो कि सही था कि गलत था, लेकिन दुनिया के दूसरे टेक्स्ट में डिबेट पर पाबंदी है। शायद यही कारण है कि उनका उस लेवल पे टेक्स्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाया। द ग्रोथ ऑफ द महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द सांस्कृतिक वर्जन वर रिटन इन मेनी लैंग्वेजेस थ्रू एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन पीपल्स, कम्युनिटीज एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट। वर्जन वर रिटन इन मेनी लैंग्वेजेस, महाभारत के वर्जन कई भाषाओं में लिखे गए और ये ऑनगोइंग प्रोसेस था। लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे, कम्युनिटीज एक दूसरे से बातचीत करती थी और इतिहासकार भी बात करते थे, या महाभारत को अलग अलग लैंग्वेज में लिखने वाले भी एक दूसरे से डिबेट और डिस्कशन करते थे। इससे यह पता चलता है कि डिबेट और डिस्कशन से बहुत बारी समस्याओं के हल भी आसानी से निकल सकते हैं। अच्छा, महाभारत के जो वर्जन अलग लैंग्वेज में लिखे गए, कुछ की बात मैं यहां पर आपसे करना चाहता हूं। महाभारत का पहला नाम था जय संहिता।
जय संहिता। जब महाभारत अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखा गया महर्षि वेद व्यास के द्वारा तो इसका नाम था जय संहिता। उसके बाद उस समय इसमें 24,000 श्लोक या मंत्रास थे। बाद में इनकी संख्या 100,000 यानी लगभग 1 लाख हो गई और इसका नाम पड़ा शत सहस्त्र संहिता। आई रिपीट, शत सहस्त्र संहिता। यह दूसरा नाम हो गया महाभारत का। इसके बाद धीरे धीरे महाभारत काल से निकल के हम आते हैं गुप्ता पीरियड होते हुए हम मुगल काल में पहुंचते हैं और मुगल काल में इसका फिर एक नाम हुआ क्योंकि हिंदुस्तान के उस समय जो भी मुगल शासक थे वो हिंदुस्तान के टेक्स्ट को धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे थे पर्शियन लैंग्वेज में, जो कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो उन लोगों ने महाभारत को भी कन्वर्ट कराया और इसका फारसी नाम था रज्मनामा। RAZMNAMA, रज्मनामा। ठीक है। सेवरल स्टोरीज ओरिजिनेटेड एंड सर्कुलेटेड amongst the people found their way into the epic। महाभारत के अंदर आप देखिए कहानियों के अंदर कहानियां हैं। हम महाभारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, घटोत्कच की कहानी आ गई। हम महाभारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हनुमान जी की कहानी आ गई। हम महाभारत की कहानी पढ़ रहे हैं, अचानक कर्ण के जो गुरु हैं वो कौन है, परशुराम निकल आए। स्टोरीज एंड सब स्टोरीज, दीज सेवरल स्टोरीज ओरिजिनेटेड एंड सर्कुलेटेड। ना केवल ओरिजिनेट की गई, बनाई गई, बल्कि सर्कुलेट भी की गई, लोगों तक पहुंचाई गई। amongst the people their way into the epic। इसलिए हर व्यक्ति को इस एपिक में अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। The central story of the epic was often retold in different ways। सेंट्रल स्टोरी क्या है कि पांडव और कौरव इनमें युद्ध हुआ, युद्ध के कारण बताए गए। द्रौपदी एक कारण थी, प्रॉपर्टी एक कारण थी और कृष्ण इसका एक बहुत बड़ा रिज्यूम कारण थे। कृष्ण इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अगर आप इंटरनेशनल फिलोसोफर कहिए पॉलिटिक्स में तो गलत नहीं होगा। आई लव लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि कृष्ण ने वो रास्ता दिखाया कि अगर इस रास्ते को पृथ्वीराज चौहान ने समझा होता तो आज भारत में इतनी बड़ी सल्तनत और मुगल इतिहास नहीं होता। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड थीम्स फॉर ए वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्लेज, डांस एंड नरेशंस। महाभारत की कहानी में हमें वाइड रेंज मिलती है, प्लेज यानी नाटक, डांसेस एंड नरेशंस की। एंड द लास्ट वन, द स्टोरी ऑफ निषादी एंड कुंती। द स्टोरी ऑफ निषादी एंड कुंती ब्लू में है बेटा, जहां ये चैप्टर खत्म हो रहा है वहां पर आपको ये स्टोरी देखने को मिलेगी। इसमें ये स्टोरी है कि जब दुर्योधन ने लाक्षागृह बनवाया और उसमें पांडवों को मारने का प्लान बनाया। लाक्षागृह मतलब आज का लैक कह सकते हो, LAC लैक, जिसकी चूड़ियां बनती है, उसको लाख बोलते हैं। तो वहां पर कुंती को और पांडव ब्रदर्स को इस बारे में पता चल गया कि दुर्योधन ने लाक्षागृह हमें जिंदा जलाने के लिए बनवाया है। उस समय वहां पर एक निषादी आई, उसके 5 पुत्र थे और कुंती ने यहां पर अपने बच्चों को बचाने के लिए थोड़ा सा माइनर निगेटिव जा करके उस निषादी को और उसके 5 बच्चों को अपने यहां खाने पर इनवाइट किया। खाने में बेहोशी की दवा दे दी और उसके बाद ये लोग वहां एक सुरंग के रास्ते निकल के कुंती और उसके पुत्र चले गए और जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तो वो निषादी और उसके 5 पुत्र जलकर भस्म हो गए। कुंती स्केप्ड और ये कहानी महाश्वेता देवी ने लिखी है, जो मॉडर्न इंडिया की बहुत बेहतरीन राइटर हैं और उस कहानी का नाम है कुंती और निषादी। एक दिन कुंती जंगल में बैठी हुई थी, निषादी की पुत्री आई और उसने कहा कि आपको पता है वहां पर यह केस हुआ था। कुंती चौंक गई और कुंती को उसने सारी बात बताई कि वो निषादी मेरी सास थी, शी वॉज माई मदर इन लॉ एंड टोल्ड हर अबाउट हर सिन। और कुंती को एहसास दिलाया कि तुमने भी हमेशा कुछ अच्छा नहीं किया बल्कि कुछ पाप तुमने भी किए हैं। इन सब बातों को देख करके कुंती उसको जाते हुए देखती रही और वहीं बैठी रही। यहां पर यह चैप्टर खत्म होता है और मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूं। और आपको इसमें कोई भी चीज, कोई भी परेशानी हो रही हो तो कृपया संपर्क करें, हमको क्वेश्चंस लिख करके दें ताकि हम उन क्वेश्चंस को पकड़ सकें और सही तरीके से समझ सकें। धन्यवाद।